पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मल्टी स्टारर सीरीज काल की दूसरी कॉमिक्स काल का जाल। राक्षस जाति के आखिरी वंशज चंडकाल की कृपा से जब पाप के रूप में जन्म हुआ काल का, तो संसार को मनहूसियत की काली नज़र लग गई। हा हा हा, जन्म लिया है राक्षसों के पूर्वज ने, और मैं हूँ राक्षसों का वंशज। पूर्वज और वंशज मिल गए हैं, अब हम दोनों मिलकर फैलाएंगे काल का जाल। संजय गुप्ता की पेशकश। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचे काल और चंडकाल। उन्हें वह जगह अपनी तबाही सेना के विकास के लिए खाली करवानी थी, जिसके लिए उन्होंने भेजा राक्षस तरेड़ को। राज, परकल और जोजो नाम के 3 विलक्षण और बुद्धिशाली बच्चों ने मिलकर तरेड़ को दिन में तारे दिखा दिए। राक्षस तरेड़ की मौत से चंडकाल व काल हो उठे क्रोधित। तीनों बच्चों की बेमिसाल ताकत व बहादुरी से खुश होकर पुलिस कमिश्नर ने उन्हें सैन्य रिसर्च संस्थानों में रिसर्च के लिए भेजने की घोषणा की। परकल, तुम्हें दिल्ली जाना होगा। राज, तुम्हें राजनगर। और जोजो, तुम्हें जाना होगा मेट्रो सिटी। तुम्हारे भ्रमण का सारा खर्च सरकार उठाएगी। उधर राजनगर में फैला भयकाल का भय, उसे ख़त्म करने आप पहुँचे इंस्पेक्टर स्टील और राज। दिल्ली में मटिया मेट ने मचाई तबाही, जहां पहुंचा परमाणु और परकल। अब देखते हैं कि सुपर इंडियन की मेट्रो सिटी में मौत का खेल खेलने के लिए किसे भेजा है काल और चंडकाल ने। मेट्रो सिटी, हाईटेक सिटी, जो समुद्र के बीच आइलैंड बनाकर बसाई गई है। इसे मास्टर प्लान के तहत सुनियोजित ढंग से बनाया गया है। आज मेट्रो सिटी में हाईटेक एडवेंचर पार्क के उद्घाटन के साथ ही मेट्रो सिटी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की की और एक कदम और आगे बढ़ा दिया था। आज हाईटेक मेट्रो सिटी के निर्माता विक्रांत साहब के हाथों इस हाईटेक एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। यह मेरे लिए बेहद गौरव की बात है। इसे हाईटेक नाम क्यों दिया गया है? इसमें अन्य मनोरंजन पार्कों से अलग क्या है? अमन इस उद्घाटन समारोह में शामिल था। निसंदेह ये देश के दूसरे हिस्से में बने किसी भी मनोरंजन पार्क से अलग हटकर है, क्योंकि इसमें मनोरंजन उच्च तकनीक पर आधारित है। उदाहरण के लिए सबसे आश्चर्यजनक ये चुंबकीय कार। मैं इस कार को स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, क्या आप रेडी हैं एक हवाई सैर के लिए, जो किसी केबल या एलिवेटेड बीम्स पर नहीं होगी? यस अंकल। विक्रांत साहब ने लीवर को ऑन किया तो कार अपने आप ऊंची उठ गई। वाओ, यह हवा में उठ रही है, हेलीकॉप्टर की तरह। फिर तुरंत ही चुंबकीय कार एक अदृश्य पाथ पर निकल पड़ी। अदृश्य चुंबकीय मार्ग पर यह बेआवाज पूरे पार्क का चक्कर लगाएगी। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग सड़क के ट्रैफिक को कम करने के लिए करना चाहिए। अमन उस कुर्सी पर सवार हुआ। वाओ, और यह है वो थ्रोहर। इसकी सीट पर बेल्ट ना बांधी जाए तो ये झटके से जब 50 फुट ऊपर उछलता है तो कुर्सी की सवारी को आकाश में कई सौ फुट ऊंचा उछाल सकता है, वरना ये ऊपर जाकर उसी तेजी से वापस आ जाता है। और ये मैजिक गो राउंड, जब ये घूमना शुरू करता है तो घूमते घूमते अपनी गति के कारण लगभग इनविजिबल हो जाता है। अब केवल उसके घूमने से उत्पन्न तेज हवा के जैसे स्वर गूंज रहे हैं। जरूस मैजिक गो राउंड रुका तो सबकी सांसें भी जैसे साथ रुकने को हुई। अरे, झूला तो खाली ही चलाया था, ये कौन आ बैठा चलते झूले में? बड़े बड़े धुरंधर व छटे हुए अपराधियों व डोगा, इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु, तिरंगा, शक्ति, एंथोनी जैसे ब्रह्मांड रक्षकों का शिष्य अमन खतरे को तुरंत भाप गया था। मुझे किसी खतरे का आभास हो रहा है। अमन वहां से खिसक गया था। सुना है बड़ी हाईटेक सिटी है मेट्रो सिटी। ये हाईटेक है तो मैं भी हूँ डाटा चोर। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हारी इस हाईटेक सिटी को किसी कबाड़ी को देने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। मैं जहाँ भी चोर किरणें छोड़ूंगा। यदि वहाँ कोई भी कंप्यूटराइज्ड उपकरण है तो उसके सभी डाटा ठीक वैसे ही वॉश हो जाएंगे जैसे किसी इंसान का ब्रेन वॉश कर दिया गया हो। हा हा हा। शुरुआत
इसी मैजिक गो राउंड झूले से करूँगा। शुरुआत तू नहीं, मैं करूँगा, तेरा ब्रेन वॉश करके, तेरी याददाश्त बुलाने से। पर जरा ठहर, अपना परिचय दे दूँ। सुपर इंडियन कहते हैं मुझे। खतरे को सही समय पर भाप कर मैं यहाँ से निकल गया था। तो फिर ठीक है, मैं शुरुआत तुमसे ही कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि तू भी मुझे कई हाईटेक उपकरणों से लैस नज़र आ रहा है। मगर अब ये तेरे सारे उपकरण कबाड़ का ढेर बन जाएंगे। उसके लिए तेरी चोर तरंगों को मुझसे टकराना होगा। सुपर इंडियन जबरदस्त गति से उछलकर डाटा चोर के प्रहार से ना सिर्फ बचा था, बल्कि द्रुत वेग गति से उस दीवार से टकराने के बाद उसका प्रयोग उसने स्वयं को पुशबैक करने के लिए भी किया था। परिणाम स्वरूप वो स्प्रिंग की तरह वापस आया था। भ्रम में मत रह डाटा चोर, मैं कहीं गया नहीं था। सुपर इंडियन खुद को भी उस झटके से संभाल नहीं सका था। सुपर इंडियन, उफ। डाटा चोर की चोर डाटा चोर की चोर नजरें सीधे सुपर इंडियन के डाटा चुराने के लिए उस पर झपटी थी, और वो भी बाज के समान। हा हा हा, अब तू टीन के डब्बे में बदल जाएगा। किरणें सुपर इंडियन से हर हाल में टकरानी थी, मगर ठीक उसी समय एक झटके से खुले कार के दरवाजे से 3000 वाट की संगीत तरंगे निकल पड़ी। सुपर इंडियन, मैं जोजो तुम्हारा फैन हूँ। मैंने संगीत की पावर की फुल तरंगों से डाटा चोर की चोर तरंगों को काटने की चेष्टा की है। तीव्र हर्ट्ज पर विशेष साउंड वेव्स किसी भी फ्रीक्वेंसी को छिन भिन कर सकती है। अपनी पावर्स चेक करो। थैंक यू दोस्त। इस बायोमेट्रिक गन के फायर से पता चल जाएगा। अगर ये गन चली तो समझो कि तुम्हारी कोशिश कारगर सिद्ध हुई है, अन्यथा समझो कि ये शैतान मेरी पावर्स चुराने में सफल हो गया। मगर तुम लाइसेंस के बिना कार कैसे चला रहे हो? लाइसेंस 18 की उम्र में बनता है, मगर इस वक्त कार चलाना मेरी मजबूरी थी सूपी। ओह गुड, मेरी बायोमेट्रिक गन चल रही है। यह केवल मेरी फिंगरप्रिंट या मेरे स्पीच पैटर्न को पहचान कर ही फायर करती है। लेकिन अब मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी जैमर को एक्टिव कर दिया है। जैमर किसी भी अवैध फ्रीक्वेंसी को मेरे उपकरणों तक पहुंचने से रोकेगा। अब ये कम से कम मेरे डाटाज की मेमोरी को चोरी नहीं कर पाएगा। मगर तू मुझे शहर के कंप्यूटराइज्ड डाटाज को चुराकर उनके साथ ही इस पूरे शहर की आर्थिक व व्यापारिक तबाही होने से नहीं रोक पाएगा। अब देखो मेरी ताकत के जलवे। मेरे स्वामी की इच्छा जरूर पूरी होगी। कलयुग में हर ओर होगा राक्षस राज। स्वामी। सुपर इंडियन, वो इन्फोसिस की ओर जा रहा है। वो बहुत बड़े बड़े नुकसान कर सकता है। शहर के किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी से इंस्पेक्टर कान खजूरे बच नहीं सकता था। विक्रांत साहब, डाटा चोर कहाँ है? हमें सूचना मिली है वो यहाँ पर आया है। मुझे संदेह है मिस्टर कान खजूरे कि अगर आप उसके पास गए तो वो कहीं आपकी ज़िंदगी ना चुरा ले। चंडकाल की पेशानी पर बल पड़ गए थे, नामुराद कहीं का। उसको ये बकवास करने की क्या ज़रूरत थी? अब सुपर इंडियन समझ जाएगा कि डाटा चोर के पीछे उसका कोई स्वामी भी है, लानती कहीं का। वैसे चंडकाल, मैं एक बात सोच रहा हूँ। सोचो मत, कह दो। मैं सोच रहा हूँ चंडकाल की हमें जबरदस्ती तबाही फैलाकर राक्षसी राज कायम करने की आखिर जरूरत ही क्या है? क्या मतलब? दुनिया के कुछ देशों के लोगों में तो सभी गुण हमारे जैसे ही विकसित हो चुके हैं। मुझे लगता है कलयुग में इंसान हमारे जैसा हो चुका है। ये देश दुनिया भर में अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए कुप्रसिद्ध है। ये लोग विध्वंसक हथियार बेचते हैं, बम फोड़ते हैं, सैकड़ों जानें लेते हैं, दूसरे देशों की जमीनों पर कब्जे करके वहां अशांति फैलाते हैं और उनकी मदद करते हैं दुनिया के कुछ बड़े अति विकसित देश, जो संसार में अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए परमाणु बम तक बना रहे हैं। जरा सोचो चंडकाल, इन लोगों में राक्षसी प्रवृत्तियां कितनी तीव्रता के साथ विकसित हो रही है। एक दिन ये लोग खुद ब खुद राक्षस हो जाएंगे। इनका विज्ञान, तकनीक, सूचना क्रांति और सारी तरक्की ही तो इनका काल है, और हम उसी को अंत करने में अपनी शक्ति व समय व्यर्थ कर रहे हैं। तुम्हारा कहना ठीक है काल, किंतु मानव को पूर्ण राक्षसी अवस्था में पहुंचने में बहुत समय लगेगा, शायद सैकड़ों वर्षों और। क्या तुम इतनी प्रतीक्षा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर चुपचाप तमाशा देखो। इंसान को उसके विज्ञान और तकनीक ने ही
इंसान बना रखा है। मैं उससे वो क्षमताएं छीनकर उसमें राक्षसी प्रवृत्तियों को जन्म दूंगा। जरा सोचो, पहले आदिकाल में जब इंसान को ठीक से बोलना भी नहीं आता था, तब इंसान एक छोटे से शिकार के लिए भी आपस में लड़ मरता था। अब भी वही होगा। और वैसे भी हम कुछ गलत नहीं कर रहे। इंसान हमारे बनाए बिना भी धीरे धीरे राक्षस बन रहा है। हम तो उसके उस कल को आज में परिवर्तित करना चाहते हैं। हा हा हा। अब जरा मैं फिर से चैनल परिवर्तित करके राजनगर पहुंचता हूं और देखता हूं कि वहां पर स्पेक्टर स्टील के साथ अपने आधुनिक राक्षस भयकाल की टक्कर कहां तक पहुंची है। इंस्पेक्टर स्टील ने भयकाल पर मेगा गन की लेजर ऊर्जा बरसा दी थी। इंस्पेक्टर स्टील, इससे तो इसका पूरा जिस्म अंगारे की तरह सुलगने लगा है। अभी तक इसके शरीर के अंदर के ताप से ही दम घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही थी, किंतु इसका पूरा सुलगता शरीर तो और भी ज्यादा गैस फैलाएगा। इंस्पेक्टर स्टील, अब क्या होगा? वो देखो, भयकाल के सिर से निकलता धुआं और भी गाढ़ा हो गया है। राजनगर पर वह धुआं ठीक वैसे ही मंडरा रहा है जैसे बरसात में किसी ने छाता खोल दिया है। सभी का दम और तेजी से घुटने लगा है। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए हैं। हा हा हा। या तो राक्षस बनो, मांसाहार करो, या मरो। कोयला जलने पर धुआं और गैस तो उत्पन्न करता ही रहा है राज। भले ही मैंने राजनगर वासियों की मुश्किल को थोड़ा और बढ़ा दिया है, लेकिन पहले मैं शहर में ऑक्सीजन का छिड़काव कराने का इंतजाम कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर स्टील, तू तो मेरे हाथों मरे ही मरेगा। इंस्पेक्टर स्टील की बॉडी पर वह प्रहार अत्यंत घातक था। ओह, शस्त्र दहक रहा है और ये इतना गर्म है कि मेरी बॉडी को गलाता हुआ उसमें घुस गया है। तू सोच रहा होगा, जिसने तेरी बॉडी को छेद दिया, मेरा वो शस्त्र इतने भीषण ताप में गल क्यों नहीं गया? मैं नहीं सोच रहा। मैं समझ रहा हूं कि ऑडोमोटियम शक्ति है तेरे इस शस्त्र में, अर्थात वज्र की शक्ति, जैसी हीरे में भी होती है। इस हॉर्स पावर के बारे में तेरा क्या ख्याल है भैकाल? हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। शहर में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन फैलाए जाने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की कमी से मेरा मस्तिष्क भी सुन्न हो रहा है, क्योंकि मेरे स्टील के शरीर में सिर्फ यही हिस्सा मानव का है। हेलीकॉप्टर द्वारा ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ी जाने लगी। राज के हमले से क्रोधित भैकाल उस पर अंगारे फेंक पाता। उसी समय स्टील शक्तिशाली ठोकर ने उसको जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। धुएं के बादलों की लेयर को तोड़ने के लिए कुछ और हेलीकॉप्टर उड़ाओ। उनके शक्तिशाली पंखों की चोट तथा उसकी उच्च दाब वाली वायु से बादलों की परत टूटेगी। इस प्रकार ताजी नेचुरल हवा देंगे ऑक्सीजन के साथ। इस प्रकार ताजी नेचुरल हवा ढेरों ऑक्सीजन के साथ नगर में फैलेगी। स्टील बचो। भारी भरकम स्टील को अपने शरीर को हरकत देने और बचने में कुछ समय लगा। भयकाल का शस्त्र तब तक अपना काम कर चुका था। उफ। कभी कभी ये 450 किलो का वजन मेरे लिए वरदान साबित होता है, तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में अभिशाप। लेकिन मुझे जिस पल की प्रतीक्षा थी वो शायद आ गया है। स्टील, ये तुम पर भारी पड़ रहा है। घबराओ नहीं। मेरा शरीर भारी है, मैं ही इस पर भारी पड़ूंगा। और अब आखिरी प्रहार। कड़ाक। इंस्पेक्टर स्टील भयकाल राख के ढेर में बदलकर बिखर गया। मैं जानता था ऐसा ही होगा, क्योंकि कोयला सुलग कर राख में ही बदलता है। पहले ये अंदर से सुलग रहा था, फिर मैंने इसके पूरे शरीर को सुलगा दिया। अंततः इसका वही हश्र हुआ जो उफ कोयले का होता है, राख। लेकिन इसके प्रहारों से मेरी कार्यप्रणाली भी ठप। हम स्टील, क्या हुआ तुम्हें? मुझे फौरन मेरे निर्माता अनीस के पास ले चलो। तुम किसी तरह इस घोड़े पर सवार हो जाओ। तो तुम्हारा घोड़ा मेरा बोझ उठा पाएगा या नहीं? तुमने पूरे राजनगर वासियों का बोझ उठा रखा है, तो क्या मेरा घोड़ा तुम्हारा बोझ भी नहीं उठा पाएगा? तुम बस मुझे अनीस सर का पता बताते चलो। मगर तुम हो कौन? क्या तुम्हें ऐसी घटनाओं से डर नहीं लगता? मेरे पास तुम्हारे जैसा लोहे का शरीर तो नहीं है स्टील, लेकिन इरादे जरूर फौलाद के हैं। तिगड़ 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 तिगड़। चंडकाल का माथा फिर गया था। सत्यानाश। इंस्पेक्टर स्टील ने भयकाल का अंत कर दिया, और अब वो छोकरा उसको लेकर पता नहीं कहाँ जा रहा है।
दिल्ली में झाँको चंडकाल, दिल्ली में झाँको। मेरे बाकी सिपह सालार परास्त नहीं हो सकते। ये ये परमाणु क्या कर रहा है? ये क्विक अधेसिव है, सैकड़ों सेकंडों में लोहे को भी चिपका देने वाला द्रव्य। आह, मटिया मेट अपने शरीर के मसामों से ही किसी ऊर्जा को सक कर लेता है, फिर उंगलियों के मसामों से वो वापस उस शक्ति को अपने दुश्मनों के खिलाफ प्रयोग करता है। क्विक अधेसिव ने इसके शरीर के सभी मसामों को बंद करके इसे पंगु बना दिया है। अब ना तो ये कुछ भी ऊर्जा सक कर पाएगा और ना ही अपनी किसी शक्ति का प्रयोग हम पर या दिल्ली पर कर पाएगा। ये तो हमें राक्षस नहीं बना पाया, मगर अब मैं इसे इंसान बनाकर छोड़ूंगा। वेरी गुड परमाणु, तुम वाकई वंडरमैन हो। ये तो गिर पड़ा, मट्टिया मेट हो गया लंबलेट। यह हमेशा के लिए गिर पड़ा है, क्योंकि इसकी नाक ना होने की वजह से अब यह जीवन के लिए आवश्यक तत्व ऑक्सीजन भी खींच नहीं पाया, क्योंकि यह काम भी ये अपने मसामों से ही करता था। परमाणु ने बना दिया उसका आमलेट। चंडकाल की आंखों से उसकी बेचैनी टपक टप टप टपक रही थी। वो नहीं गिर पड़ा, हमारी उम्मीदें मुंह के बल गिर पड़ी है काल। मेट्रो सिटी में डाटा चोर का क्या हाल होगा? हाल बेहाल था। जो थ्रोहा चेयर की बेल्ट खोलो। डाटा चोर उस चेयर पर आकर गिरा। यही वो पल था जबकि सुपर इंडियन ने उसका स्विच ऑन कर दिया। चल बेटा डाटा चोर, आकाश की सैर कर। प्लम। कुर्सी पर बैठे डाटा चोर को बेल्ट नहीं बंदी होने के कारण उस शक्तिशाली झटके ने उसको आकाश में उछाल फेंका। उफ। उस समय डाटा चोर की कई सारी हड्डियां शहीद हो गई होंगी। एक दो मैं भी चटका देता हूँ। मैंने नया मजबूत जूता 2 दिन पहले ही खरीदा है। अब उससे फौरन दूर हट जाओ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये राक्षस अभी इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इससे पहले कि ये दोबारा खड़ा हो जाए और डाटास को नुकसान पहुंचाए, मैं इसको ऐसी जगह पर फंसा देना चाहता हूँ जहां से ये ना तो मेरी कैद से छूट पाए और ना ही मेरी मार से। जो जल्दी करो, यहाँ से मुझे चुंबकीय शक्ति से लिफ्ट करवाकर मैग्नेटिक पाथ पर डलवा दो। मैग्नेटिक कार सरपट मैग्नेटिक पाथ पर दौड़ पड़ी। अब तू अपने डाटास की चिंता कर डाटा चोर, क्योंकि यहाँ फैली चुंबकीय पावर तेरे सभी डाटास उड़ा देगी। काल चंडकाल के हताश हो चुके चेहरे को भाप चुका था। लो, तुम्हारे तीनों सिपह सालार जंग में शहीद हो गए। जंग के पलड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं काल। तुम भूल रहे हो कि अभी हमारे पास तबाही सेना है। हमारे तीनों सिपह सालारों को खत्म करने में भी उन तीनों छोकरों ने ही की, स्पेक्टर स्टील, परमाणु और सुपर इंडियन की मदद। उन्हें तो डैम पॉइंट पर ही मार डालना चाहिए था। गुस्सा थूक दो काल। अब हमें तबाही सेना का निरीक्षण करने जाना है, उस जगह जहां विकसित हो रही है तबाही सेना। पानी में जमा काई में तबाही सेना की कई किस्में विकसित हो चुकी है, जो पूरे विश्व में तबाही मचा देंगे। अब अंततः संसार के लोगों को प्राण रक्षा के लिए हमारी शरण में आना ही होगा। उन्हें बनना ही होगा राक्षस। इन सब घटनाओं से किसी की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजनगर में भयकाल, दिल्ली में मटियामेट और मेट्रो में तबाह हुए डाटा चोर नाम के ये सभी प्राणी राक्षस थे। एक के बाद एक हुए ये राक्षसी हमले मुझे ये समझाने के लिए काफ़ी है कि काल पैदा हो चुका है। विश्व को काल के खतरे से बचाना है तो मुझे अपनी तलाश और तेज करनी होगी, और तेजी से ढूंढना होगा उन तीनों को। कौन है ये रहस्यमय शख्स? किन तीनों की तलाश है इसे? ग्लोबल कॉमिक्स। अरे रोशन साहब, समझने की कोशिश कीजिए। जमाना हैरी पॉटर का है। आजकल के बच्चे हाईटेक हैं। कुछ नया थ्रिलिंग लिख कर लाइए जो कॉमिक्स की दुनिया में धूम मचा दे और कॉमिक्स की बिक्री में ज़बरदस्त बूम आ जाए। ये बकवास हम पिछले 20 बरस से छाप रहे हैं, और ऐसी बकवास लिखने के लिए हमारे पास 2 कॉमिक्स राइटर पहले से ही हैं। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा